गुड मॉर्निंग। मैं शिवाशी सुमन, आप देख रहे हैं पीसीएस अकेडमी पटना। आज हम लोग आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें भारत भी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुका है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं, बड़ा ही सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा कि मैप आप देख सकते हैं, यहाँ पे आर्मेनिया है और यहाँ पर अजरबैजान है। ये हुआ आर्मेनिया, ये हुआ अजरबैजान। यही दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। तो युद्ध चल रहा है तो युद्ध का कोई कारण भी होगा, है ना। बिना कारण का युद्ध तो होता नहीं है। तो युद्ध हो रहा है नगारो काराबाख के कारण। नगारो काराबाख क्या है? ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बना हुआ है, ये नगारो काराबाख है ना। अजरबैजान चाहता कि इस नगारो काराबाख पर ये कब्जा कर ले, आर्मेनिया चाहता कि इस नगारो काराबाख पर आर्मेनिया कब्जा कर ले, है ना। तो ये इस कारण दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। भारत इसमें कैसे शामिल हो गया? तो भारत इधर हाल ही में आर्मेनिया को अपना हथियार सप्लाई किया है, जिसमें से पिनाका मिसाइल, जो कि मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, वो आर्मेनिया को सप्लाई किया है। अब आर्मेनिया को सप्लाई किया तो आर्मेनिया अब उस पर अजरबैजान पर वो अच्छा से चला रहा है। ऐसे अजरबैजान को बहुत लॉस हुआ है ना। तो जिसके कारण भारत भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आर्मेनिया के युद्ध में, आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में शामिल हो चुका है। इसको आज हम लोग समझते हैं कि आखिर मैटर क्या है। ये वर्तमान का परिदृश्य आपको हम समझा दिए। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप मैप देख रहे हैं, ये आर्मेनिया अजरबैजान के इधर एक क्या कैस्पियन सागर है, नाम सुनेंगे कैस्पियन सागर का। इधर कैस्पियन सागर है, इधर देखिएगा तो काला सागर, ब्लैक सी है। यहाँ पर जो रेड जो बना है, ये काकेसस जो है पर्वत श्रृंखला है। ये इसका दक्षिणी भाग है, यानी काकेसस जो पर्वत श्रृंखला है, ये इसका दक्षिणी भाग, यानी कि श्रृंखला के पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में ये सारा देश अवस्थित है ना। आर्मेनिया के बगल में जॉर्जिया है, आर्मेनिया के बगल में तुर्की है, नीचे देखिए ईरान है, इधर रूस है, इधर अजरबैजान तो खैर नहीं है। ये नगारो काराबाख है जिसके लिए लड़ाई चल रहा है, और इधर अफगानिस्तान पड़ेगा, इधर पाकिस्तान, ऐसे फिर भारत। ये नक्शा आप समझ लीजिए ताकि बात को समझने में आसान होगा। चलिए देखिए, युद्ध का मुख्य कारण है कि देखिए, ये जो नगारो काराबाख है, ये ईसाई प्रधान क्षेत्र है, यानी ईसाई बहुल क्षेत्र है। इस एरिया में 94% ईसाई लोग रहते हैं। आर्मेनिया भी ईसाई प्रधान क्षेत्र है, इसीलिए इसको हम सिंबल प्लस के रूप में दे दिए, ईसाई प्रधान क्षेत्र है। अजरबैजान क्या है? मुस्लिम प्रधान क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर चांद तारा बना दिए, ये मुस्लिम प्रधान क्षेत्र है, ठीक है ना। अब इसका गुटबंदी कैसे हुआ है जान लीजिए। अब चूंकि अजरबैजान मुस्लिम प्रधान क्षेत्र है, तो उसको सपोर्ट कौन करेगा? तुर्की, जो कि खुद एक मुस्लिम प्रधान क्षेत्र है। पाकिस्तान तो करेगा ही, क्योंकि ये इस्लाम का ठेकेदार बना हुआ है सब जगह, तो ये तो करेगा ही, है ना। और चीन भी कर रहा है, क्योंकि अजरबैजान से चीन को क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है, कच्चा तेल मिलता है। तो चीन तो अपना व्यवसाय देखता है, उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है। व्यवसाय जहाँ पर फलेगा फूलेगा, उसके साथ रिलेशन बनाएगा। तो अजरबैजान को चीन क्या करता है? चीन पेट्रोल लेता है, इसलिए इसको हथियार सप्लाई कर रहा है। तुर्की अजरबैजान को हथियार सप्लाई कर रहा है, पाकिस्तान में इसको सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान को। ये आर्मेनिया अकेला पड़ गया। तो आर्मेनिया का भी दोस्त है, लेकिन उसका दोस्त खुद अभी फंसा हुआ है। आर्मेनिया का दोस्त कौन है? रूस। लेकिन रूस अभी खुद यूक्रेन वार में लगा हुआ है। तो इसी चक्कर में अजरबैजान सोचा कि अब इसका दोस्त रूस जो है खुद लड़ाई में लगा हुआ है, तो यही अच्छा मौका है, क्या है, कि नगारो काराबाख पर कब्जा कर ले। और इसके लिए इस पर क्या कर दिया? अभी हाल ही में हमला कर दिया और बोला कि या तो तुम अजरबैजान में शामिल हो जाओ, अपना धर्म परिवर्तन कर लो, या फिर इस एरिया को कंप्लीटली छोड़कर चले जाओ। तो चूंकि ईसाई कंट्री ये भी है, ईसाई बहुल ये भी क्षेत्र है, तो आर्मेनिया तो चुप बैठेगा नहीं। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गया। ये इसका कंप्लीटली वर्तमान परिदृश्य आपको समझा दिया। लेकिन थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। इतिहास तो बहुत गहरा, बहुत लंबा है, लेकिन बस थोड़ा सा समझा दे रहे इसलिए कि जब यूएसएसआर हुआ करता था, है ना, यूएसएसआर जान रहे हैं, यूएसएसआर, है ना।
जब हुआ करता था, जब रूस मतलब कि यूएसएसआर नहीं टूटा था, तो ये आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये सब क्या था, यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। तो ये तो कम्प्लीटली यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। तो यूएसएसआर क्या किया था कि ये आर्मेनिया को अलग बना दिया, गणतंत्र बनाया, ये गणराज्य बनाया, अजरबैजान को अलग गणराज्य बनाया, अलग देश बनाया, है ना। और ये जो नगारो काराबाग था इसको भी स्वतंत्र बनाया, मतलब ये तीनों आपस में स्वतंत्र था। आर्मेनिया भी स्वतंत्र, नगारो काराबाग भी स्वतंत्र, अजरबैजान भी स्वतंत्र। यह है 1923 का घटना। यूएसएसआर इस तरह से इसको बांट दिया था। अब इसके अंडर में, यूएसएसआर के अंडर में था तो सब लोग डिसिप्लिन में रहता था, कोई किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था। थोड़ा बहुत मनमुटाव होता था क्योंकि ईसाई मुस्लिम के कारण, तो यूएसएसआर संभाल लेता था। लेकिन लेकिन जब 1992 में, 91-92 में यूएसएसआर टूटा, सोवियत गणराज्य संघ टूटा, तो ये सारे देश आजाद हो गए। गणराज्य टूटा, इधर रूस बन गया टूटकर, और ये सभी देश आजाद हो गए। अब आजाद हो गए तो आर्मेनिया सोचा कि हम इस पर कब्जा कर लें, अजरबैजान सोचा कि हम इस पर कब्जा कर लें, और 1992 से ये लड़ाई चल रहा है। यानी यूएसएसआर के टूटने के बाद इस पर कब्जा करने के लिए लड़ाई चल रहा है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। 1992 में जब लड़ाई चालू हुआ तो आर्मेनिया पूरा जीत लिया था। ये तो मतलब कि नगारो काराबाग तो पूरा जीत ही लिया था, इसका आसपास का एरिया भी पूरा क्या है, जीत लिया था। लेकिन फिर बीच में रूस हस्तक्षेप किया। रूस दोनों के बीच में समझौता करवाया, और जितना आर्मेनिया अजरबैजान का क्षेत्र जीता था उतना वापस कर दिया। केवल एक रास्ता, यहाँ पर जो एक होता है ना, एक रास्ता है जो आर्मेनिया को नगारो काराबाग से जोड़ता है, उसको कहते हैं लाचीन कॉरिडोर, उसको अपने पास रखा, आर्मेनिया अपने पास रखा ताकि ये इससे संपर्क बना सके, क्योंकि इधर तो अजरबैजान का एरिया है। तो ये रास्ता के लिए ये अपने पास रखा, ठीक है ना। और ये रास्ता में रूस अपना सेना लगा दिया कि दोनों के बीच में कोई टकराव नहीं होगा, तो आर्मेनिया अपना आ जा सकता था नगारो काराबाग में। लेकिन जब अभी रूस खुद यूक्रेन के युद्ध में फंस गया, तो इन लोगों को मौका मिल गया इस पर कब्जा करने का। अजरबैजान तुरंत इस पर फिर से कब्जा करने का कोशिश किया, और अजरबैजान का सपोर्ट करा तुर्की, जैसा कि पहला बता चुके हैं। आपका पाकिस्तान, इधर से चीन करता, चीन कर रहा है ना। तो अब आर्मेनिया अकेला पड़ गया, तो भारत आर्मेनिया को क्या किया, अपना हथियार सप्लाई कर दिया, क्योंकि आर्मेनिया का बहुत बुरा हाल हो रहा था। अब 3 देश घेर के मारेगा, 4 देश घेर के एक देश को मारेगा, तो कैसे सकेगा आदमी। तो आर्मेनिया को अपना हथियार सप्लाई किया। हथियार का नाम है पिनाका। पिनाका नाम सुने होंगे। ये क्या है, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। ये हथियार दे दिया। ये बड़ा खतरनाक हथियार है। होता क्या है ये कि 44 सेकंड में 12 मिसाइल एक साथ दागता है। इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। पिनाका अपने स्पीड के लिए ही जाना जाता है और अपना लक्ष्य भेजने के लिए। समझ सकते कि 44 सेकंड में 12 मिसाइल जब दागने लगेगा हाई स्पीड से, मतलब कि 5500 कुछ किलोमीटर, है ना, लगभग 5000 किलोमीटर से प्रति घंटा से इसका ज़्यादा इसका रफ्तार रहता है। और ये अपना रास्ता भी बदल सकता है। समझे कि छावनी को बर्बाद करने के बाद, दुश्मन के छावनी को बर्बाद करने के बाद अपना रास्ता भी बदल सकता है। इतना खतरनाक मिसाइल है। ये मिसाइल दे दिया आर्मेनिया को। अब युद्ध का पड़ला बदलने लगा है। जो अजरबैजान जीत रहा था तुर्की और चीन का हथियार लेके, अब आर्मेनिया भारत का हथियार से अजरबैजान को धज्जियां उड़ाने लगा है। तो आज ये अजरबैजान का जो बेइज्जती हो रहा है, ये बेइज्जती अजरबैजान का नहीं हो रहा है, ये तुर्की और चीन के हथियार का हो रहा है। क्योंकि वर्ल्ड का जो मार्केट है, जो हथियार का मार्केट है, वो भी नज़र बना के देख रहा है कि किसका हथियार ज़्यादा मजबूत है, हम उसी से हथियार खरीदेंगे। अब देख रहा है कि भारत का हथियार इतना पावरफुल है कि वो तुर्की का दिया हुआ हथियार या चीन का हथियार का धज्जियां उड़ा दे रहा है, तब उसके लिए भारत का वैल्यू बढ़ेगा नहीं। अब हथियार का मार्केट में भारत का वैल्यू बढ़ने लगा है। अब आर्मेनिया क्या इतना खुश हो गया आर्मेनिया कि पिनाका का जो एडवांस मॉड्यूल है उसके लिए वो बुकिंग कर दिया कि हमको वो एडवांस वाला भी चाहिए पिनाका। वैसे जान लीजिए, पिनाका का मतलब होता है भगवान शिव का धनुष। देखिए, लिख लीजिए, शिव का धनुष। भगवान शिव जो धनुष धारण करते हैं उस धनुष को पिनाका कहते हैं। जैसे कि अर्जुन का धनुष का नाम क्या था, गांडीव था, है ना, गांडीव था। उसी तरह भगवान शिव का धनुष का नाम है पिनाका, शिव का धनुष। अब बिल्कुल
ये भगवान शिव के धनुष के जैसा ही प्रलय मचा दिया है अजरबैजान में, है ना। चीन अब तुर्की का दिया हुआ हथियार को धजिया उड़ा दिया है। अब तुर्की क्या बोल रहा है कि तुर्की और चीन बोल रहा है कि भारत मध्य एशिया में युद्ध को और बढ़ावा दे रहा है, मतलब खुद हथियार सप्लाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, भारत हथियार सप्लाई कर दिया तो युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। और तुर्की और चीन भारत से खासकर ज़्यादा नाराज है कि भारत अपना हथियार सप्लाई कर रहा है। यहाँ भारत का भी अपना हित है, भारत भी चाहता है कि उसको मध्य एशिया में जाने के लिए रास्ता मिले। नहीं तो चीन और तुर्की क्या करेगा, जो भारत का कंपटीटर है, तुर्की तो पाकिस्तान का सपोर्टर है, भारत का दुश्मन है ना, दुश्मनी कंट्री कर सकते हैं, वो कंप्लीटली ये सब एरिया पर क्या करेगा, राज करेगा। भारत चाहता है कि भारत अफगान होते हुए, ईरान होते हुए, या फिर ईरान होते हुए, ईरान में चाबहार बंदरगाह बन रहा है, चाबहार बंदरगाह होते हुए, ईरान होते हुए क्या करेगा, देखिए ईरान का बॉर्डर यहाँ से मिल रहा है, किससे, आर्मेनिया से मिल रहा है। आर्मेनिया तक अगर पहुँच जाता है तो जॉर्जिया होते हुए सीधे रूस, अपना जो दोस्त मुल्क है ना, वहाँ तक पहुँच सकता है। यहाँ आर्मेनिया से सीधे काला सागर होकर, काला सागर यानी इसका समुद्र का इसका सीधे पहुँच बन जाएगा। यानी मध्य एशिया में भारत का मिडिल एशिया जो है उसमें भारत का प्रभाव बनने लगेगा। ये भी अपने यहाँ पर दबदबा बना के इस एरिया में रखेगा, तो इस एरिया में चीन का दबदबा हो जाएगा। भारत चीन को कहीं भी अकेले दबदबा बना के रखने नहीं चाहता, क्यों नहीं बना के रखे, इसलिए अपना सप्लाई, हथियार का सप्लाई करना शुरू कर दिया। रूस तो नहीं कर सकता है, रूस तो खुद अभी यूक्रेन में लगा हुआ, उसको तो हथियार की जरूरत खुद है, वो कैसे सप्लाई करेगा। रूस रहता तो हो सकता है दोनों के बीच में शांति भी करवा देता, लेकिन भारत हथियार का सप्लाई कर रहा है। अब तुर्की क्या बोल रहा है, तुर्की बोल रहा है कि अब हम अजरबैजान को ड्रोन देंगे, ड्रोन सिस्टम, जो कि आजकल खतरनाक हथियार के रूप में होता है। तो भारत ने भी आर्मेनिया को बोला कि हम एंटी ड्रोन देंगे, यानी कि जो तुर्की का ड्रोन रहेगा उसका तोड़, मतलब भारत जो हथियार देगा एंटी ड्रोन, वो तुर्की का ड्रोन को नस्तो नाबूद कर देगा। इससे तुर्की और भारत में भी तनाव बढ़ रहा है, इसके कारण कि भारत बिना मतलब का हस्तक्षेप कर रहा है इस युद्ध में, लेकिन भारत का भी अपना हित है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये आखिर ये मसला क्या है। ऐसे ये मसला बहुत पुराना है, अगर हम आर्मेनिया के इतिहास में चल जाएंगे तो इसके साथ इतना ज्यादती हुआ है, मतलब समझिए कि जैसे इजराइल के यहूदी के साथ ज्यादती हुआ है ना, इसका इतिहास, इसका भी उतना ही ज्यादती हुआ, लेकिन लोग नहीं जान पाए इसको, इतिहास में ज़्यादा जिक्र आर्मेनिया के बारे में नहीं हो पाया। जैसे हिटलर क्या करता था, यहूदी को जहर दे के एक रूम में बंद करके, गैस का चैम्बर में बंद करके मारा है। और आर्मेनिया को भी ओटोमन साम्राज्य के समय में आपका रेगिस्तान में भेज दिया गया था, रेगिस्तान में डाल दिया उसको भूखे प्यासे, उसी में लोग भूखे प्यासे तड़प तड़प के हजारों लोग मरे हैं, लेकिन तुर्की इसके लिए कभी भी माफ़ी नहीं मांगा, कबूल ही नहीं करता कि हम ऐसा कुछ किए हैं, मेरा भविष्य में ये इतिहास में ऐसा कुछ हुआ था आर्मेनिया के साथ। तो आर्मेनिया अपना जद्दोजहद कर रहा है अपना हिफाजत करने के लिए, और भारत इसमें इसका साथ दे रहा है। आने वाला समय में भारत और भी हथियार का सप्लाई करेगा। आगे देखते हैं कि ये युद्ध और कितना दूर तक भड़कता है ना। तो ये तो देखने का विषय है कि भविष्य में क्या होगा, और अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम लोग इस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो हमको लगता है कि ये मुद्दा आप लोग समझ गए होंगे, मोटा मोटी समझ गए होंगे। IR का मुद्दा है, कहीं भी अगर लिखने का मौका मिल जाए, कहीं अगर बोलने का मौका मिल जाए, तो इन सब बातों का आप उल्लेख कर सकते हैं। हम कोशिश किए बड़ा सरल और संक्षेप भाषा में इसको समझाने का, है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, है ना। तब तक के लिए नमस्कार।